नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही बहुचर्चित निबंध महाजनी सभ्यता का वाचन और इसकी समीक्षा करेंगे। महाजनी सभ्यता में जो कि मुंशी प्रेमचंद का एक बहुत ही प्रौढ़ निबंध माना जाता है, जो 1936 यानी उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले ही प्रेमचंद ने इसे प्रकाशित करवाया था और अपने जीवन के, अपने रचना कर्म के सभी अनुभवों 1901 से लेकर 1936 तक का जो उनका अनुभव था, चाहे वो प्रेमाश्रम में हो, गोदान तक, गबन, सेवा सदन, कायाकल्प, इन सब से होते हुए गोदान तक की जो उनकी एक मानसिक यात्रा थी, उस यात्रा के बिल्कुल शिखर की अनुभूति हमें प्रेमचंद के इस निबंध महाजनी सभ्यता में होती है। पहले हम प्रेमचंद का लेखक परिचय को थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। विद्यालय शिक्षा पूर्ण करके इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। इन्होंने शिक्षा विभाग में सह विद्यालय निरीक्षक के पद पर भी कार्य किया। बाद में इन्होंने तत्कालीन राजनीतिक आंदोलनों से प्रभावित होकर इस पद से त्यागपत्र दे दिया और आजीवन साहित्य सृजन में लगे रहे। प्रेमचंद जी उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त करने के बाद प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। इन्होंने माधुरी, हंस, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: सेवा सदन, कायाकल्प, निर्मला, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। सोजे वतन, प्रेम द्वादशी, प्रेम पूर्णिमा आदि इनके कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियों को मानसरोवर में 8 भागों में संग्रहित किया गया है। करबला, संग्राम, बलि की वेदी उनके द्वारा लिखित नाटक है। महाजनी सभ्यता उनका निबंध है। प्रेमचंद जी अपने युग के प्रतिनिधि कथाकार थे। उनकी रचनाओं में तत्कालीन समस्याओं एवं कुरीतियों का यथार्थ निरूपण हुआ है। आम आदमी के दुख दर्द के चितेरे प्रेमचंद जी को एक निबंधकार के रूप में बहुत ही कम पहचाना गया। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई। महाजनी सभ्यता नामक निबंध पहले उर्दू में महाजनी तहजीब शीर्षक से उर्दू मासिक पत्रिका कलीम में अगस्त 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाद में प्रस्तुत शीर्षक से यानी महाजनी सभ्यता नामक शीर्षक से सितंबर 1936 ईस्वी में हिंदी में प्रकाशित हुआ। ये आपका लेखक परिचय हमने पढ़ा अभी, और अब हम महाजनी सभ्यता का वाचन करेंगे और साथ में इसकी समीक्षा भी करते चलेंगे कि वे क्या कारण थे, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिससे प्रेमचंद को महाजनी सभ्यता जैसी रचना को रचित करना पड़ा और इस रचना के क्या मायने हैं, ये भी हम इसको करते हुए चलेंगे। पहले में जो एक देखेंगे, फारसी का एक शेर टाइप का लिखा हुआ है, मुजद ए दिल की मसीहा नफ्से मी आयद किस अनफाज खुशबुए कसीमी आयद। इसका अर्थ नीचे में जो दिया हुआ है आप इस पर ध्यान दें। हृदय तू प्रसन्न हो कि पीयूष पाड़ी मसीहा सशरीरी तेरी ओर आ रहा है, देखता नहीं कि लोगों की सांसों से किसी की सुगंध आ रही है। समाजवाद का भारतवर्ष में आगमन, ये प्रेमचंद संकेत कर रहे हैं। प्रेमचंद समाजवादी रचनाकार हैं, गांधीवादी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं
और गांधीवादी दर्शन में भी आदर्शवादी, खास करके कह सकते हैं आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, यानी ऐसा यथार्थवादी रचनाकार जिसका मुख आदर्श की तरफ हो, यानी जो अंत में अपने रचनाओं में आदर्श की स्थापना करते रहे हैं। इसीलिए प्रेमचंद को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रचनाकार माना जाता रहा है। इस निबंध में, महाजनी सभ्यता निबंध में, प्रेमचंद ने बहुत सुंदर तरीके से अपने समय के सामाजिक ताने बाने को इस निबंध में चित्रित करने में, उकेरने में बहुत अच्छी सफलता पाई है। जहां वो जागीरदारी सभ्यता, साम्राज्यवादी सभ्यता, महाजनी सभ्यता और इससे एक कदम आगे पूंजीवादी सभ्यता, इन सबके ताने बाने से समाज को किस प्रकार शोषित होना पड़ रहा है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। और साथ में यह भी दिखाते हैं कि जब समाजवादी व्यवस्था हमारे देश में कायम होगी, ये तो 1936 की बात है जिसमें ये प्रेमचंद बैठकर ये निबंध लिख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये विश्वास था कि आज़ादी के बाद और प्रयास से, बुद्धिजीवियों के प्रयास से, समाजवादियों के प्रयास से देश में समाजवादी व्यवस्था जब कायम होगी तो ये जो सारी ढहती हुई व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो साम्राज्यवादी व्यवस्था हो, पूंजीवादी व्यवस्था हो, महाजनी सभ्यता हो, जिसकी चर्चा भी हम इसमें करेंगे, जो निबंध का मूल शीर्षक भी है, ये जब ढह जाएंगी और समाज में समाजवादी व्यवस्था कायम हो जाएगी, तब जाके लोगों को सुकून मिलेगा। अब हम निबंध पर एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, इसके मर्म को समझेंगे, इसके मूल भाव को समझेंगे। जागीरदारी सभ्यता में बलवान भुजाएं और मजबूत कलेजा जीवन की आवश्यकताओं में परिगणित थे और साम्राज्यवाद में बुद्धि और वाणी के गुण तथा मूक आज्ञापालक उसके आवश्यक साधन थे। पर उन दोनों स्थितियों में दोषों के साथ कुछ गुण भी थे। क्या कह रहे हैं कि जागीरदारी व्यवस्था और साम्राज्यवादी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था की मूल बात क्या थी कि उसमें ताकत पर हर काम को किया जाता था, साहस पर हर काम को किया जाता था, और साम्राज्यवादी व्यवस्था में बुद्धि कौशल ये इस व्यवस्था को चलाने का मुख्य औजार था। और क्या औजार था? औजार था क्लरिकल सिस्टम, यानी ऐसे लोग जो आंख मूंद कर, मूक बनकर आज्ञा पालन करते रहे, ये साम्राज्यवादी व्यवस्था के साधन है। पर उन दोनों स्थितियों में दोषों के साथ कुछ गुण भी थे। प्रेमचंद बताते हैं कि मनुष्य के अच्छे भाव लुप्त नहीं हो गए थे। जागीरदार अगर दुश्मन के खून से अपनी प्यास बुझाता था तो अक्सर अपने किसी मित्र या उपकारक के लिए जान की बाजी भी लगा देता था। बादशाह अगर अपने हुक्म को कानून समझता था और उसकी अवज्ञा को कदापि सहन न कर सकता था तो प्रजा पालन भी करता था, न्यायशील भी होता था। दूसरे के देश पर चढ़ाई वह या तो किसी अपमान अपकार का बदला फेरने के लिए करता था या अपनी आन बान रोब दाब कायम रखने के लिए, या फिर देश विजय और राज्य विस्तार की वीरोचित महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता था। उसकी विजय का उद्देश्य प्रजा का खून चूसना कदापि न होता था। कारण यह कि राजा और सम्राट जन साधारण को अपने स्वार्थ साधन और धन शोषण की भट्टी का ईंधन न समझते थे, किंतु उनके दुख सुख में शरीक होते थे और उसके गुण की कद्र करते थे। प्रेमचंद बता रहे हैं इस पैराग्राफ में, ध्यान देंगे कि जागीरदारी सभ्यता और साम्राज्यवादी सभ्यता की कुछ खासियत भी हुआ करती थी। वो खासियत क्या थी? वो खासियत यह थी कि जागीरदारी सभ्यता और साम्राज्यवादी सभ्यता के लोग, इसके मानने वाले, इसके पोषक लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए करते थे, अपने लोगों को बचाने के लिए करते थे, अपने लोगों की इज्जत बचाने के लिए क्या करते थे, ये उसकी खूबियां थी। सेकंड पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं? मगर इस महाजनी सभ्यता में ध्यान देंगे, अब जो है महाजनी सभ्यता के
विशेषताओं को प्रेमचंद उल्लेखित करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर इस महाजनी सभ्यता में सारे कामों की गरज महज पैसा होती है। प्रेमचंद क्या एकदम सिग्नेचर स्टेटमेंट है ये कि महाजनी सभ्यता का सारा काम केवल पैसे से होता है। किसी देश पर राज्य किया जाता है तो इसलिए कि महाजनों पूंजीपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा नफा हो। इस दृष्टि से मानो आज दुनिया में महाजनों का ही राज्य है। मनुष्य समाज दो भागों में बट गया है। बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का है जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को अपने बस में किए हुए हैं। उन्हें इस बड़े भाग के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं, जरा भी रू रियायत नहीं। उसका अस्तित्व केवल इसलिए है कि अपने मालिकों के लिए पसीना बहाए, खून गिराए और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से विदा हो जाए। अधिक दुख की तो बात यह है कि शासक वर्ग के विचार और सिद्धांत शासित वर्ग के भीतर भी समा गए हैं। इसका फल यह हुआ कि हर आदमी अपने को शिकारी समझता है और उसका शिकार है समाज। वह खुद समाज से बिल्कुल अलग है। अगर कोई संबंध है तो यह कि किसी चाल या युक्ति से वह समाज को उल्लू बनावे और उससे जितना लाभ उठाया जा सकता हो उठा ले। प्रेमचंद क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर आप ध्यान देंगे। प्रेमचंद बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो महाजनी सभ्यता है इसके सारे कामों की गरज केवल पैसा होती है। केवल पैसे के लिए महाजनी सभ्यता में हर तरह के काम किए जाते हैं। किसी देश पर राज्य किया जाता है, किसी देश को लूटा जाता है, किसी देश पर अधिकार किया जाता है तो केवल इसलिए कि महाजनों और पूंजीपतियों को अधिक से अधिक लाभ हो, नफा हो। ऐसे अगर समझा जाए तो इस दृष्टि से आज दुनिया में हर तरफ महाजनों का ही राज्य है, क्योंकि ये पूरा मानव समाज दो भागों में बटा हुआ है। एक वह आबादी जो महाजनी सभ्यता का पोषण कर रही है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, सूदखोरी को बढ़ावा दे रही है, और दूसरी वह आबादी जो अधिकांश लोगों की आबादी है, जो आम जनता की आबादी है, जो गरीबों की आबादी है, जिसमें लोग इसके कारण यानी इस महाजनी सभ्यता, इस पूंजीवादी सभ्यता के कारण पिस रहे हैं। हर कोई दूसरे से अपना लाभ उठाना चाह रहा है। प्रेमचंद समझा रहे हैं कि यह बहुत ही गलत नीति की तरफ हम जा रहे हैं। अगले पैराग्राफ में प्रेमचंद बताते हैं कि धन लोभ ने मानव भावों को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया है। कुलीनता और शराफत, गुण और कमाल की कसौटी पैसा और केवल पैसा है। जिसके पास पैसा है देवता स्वरूप है, उसका अंतःकरण कितना ही काला क्यों न हो। साहित्य, संगीत और कला सभी धन की देहली पर माथा टेकने वालों, यानी सभी लोग धन पर, चाहे साहित्यकार लोग हो, चाहे संगीतकार लोग हो, चाहे कलाकार लोग हो, सभी लोग धन पर ही अपना माथा टेक रहे हैं। धन ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया। आगे बता रहे हैं, यह हवा इतनी जहरीली हो गई है कि इसमें जीवित रहना कठिन होता जा रहा है। डॉक्टर और हकीम हैं कि वे बिना लंबी फीस लिए बात नहीं करते। वकील और बैरिस्टर हैं कि वे मिनटों को अशरफियों से तोलते हैं, यानी हर मिनट मिनट के हिसाब से पैसे वसूले जा रहे हैं। चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो या कोई पेशेवर हो, सीए हो या मैनेजमेंट हो, मैनेजर हो, वो जब भी हमें समय देता है तो हर मिनट के हिसाब से पैसे वसूले जाते हैं। आगे बताते हैं प्रेमचंद, गुण और योग्यता की सफलता उसके आर्थिक मूल्य के हिसाब से मापी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि किसी भी इंसान के गुण और योग्यता को उसकी अच्छाई, उसके चरित्र से नहीं नापा जा रहा, बल्कि यह नापा जा रहा है कि उसकी इस गुण के कारण कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, उसमें कितने पैसे कमाने की काबिलियत है। किसी की भी गुण को उसके पैसे कमाने की क्षमता से उसकी तुलना की जा रही है, यानी गुणों की मुख्य कसौटी क्या हो गई? पैसा हो गई। प्रेमचंद बता रहे हैं कि ये बहुत गलत नीति है। मौलवी साहब और पंडित जी भी पैसे वालों के बिना पैसे के गुलाम हैं। अखबार उन्हीं का राग अलापते हैं, यानी मीडिया भी उन्हीं के साथ है, जो पूंजीपति है, जो महाजन है, बड़े बड़े, जो बड़े बड़े साहूकार हैं। इस पैसे ने आदमी के दिलो दिमाग पर इतना कब्जा जमा लिया है कि उसके राज्य पर किसी ओर से भी आक्रमण करना कठिन दिखाई देता है। यानी इस पैसे की हवस ने हर इंसान के अंदर इतना घर कर लिया है
कि अब किसी भी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, किसी भी प्रकार के समझाने की समझ अब उसे बदल नहीं पा रही है। हर इंसान केवल पैसे के लिए ही हर काम करने को तैयार है। प्रेमचंद बता रहे हैं कि वह दया और स्नेह, सच्चाई और सौजन्य का पुतला मनुष्य दयामता शून्य जड़ यंत्र बनकर रह गया है। इस महाजनी सभ्यता ने नए नए नीति नियम गढ़ लिए हैं जिन पर आज समाज की व्यवस्था चल रही है। उनमें से एक यह है कि समय ही धन है। ये बताया जा रहा कि टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम, कि समय ही धन है। इसलिए आज हमारे पास समय नहीं है अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सुख दुख बांटने के लिए। आज हम हर मिनट मिनट के हिसाब से पैसे कमाने की सोच रहे हैं। प्रेमचंद कह रहे हैं कि ये व्यवस्था गलत दिशा में जा रही है। समय ही धन है। पहले समय जीवन था और उसका सर्वोत्तम उपयोग विद्या कला का अर्जन अथवा दीन दुखी जनों की सहायता था। अब इसका सबसे बड़ा सदुपयोग पैसा कमाना है। डॉक्टर साहब हाथ मरीज की नब्ज पर रखते हैं और निगाह घड़ी की सुई पर। उनका एक एक मिनट एक एक अशर्फी यानी पैसा है। रोगी ने अगर एक अशर्फी नज़र की है यानी भेंट की है तो उसे मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते। रोगी अपना दुख गाथा सुनाने के लिए बेचैन है, पर डॉक्टर साहब का बिल्कुल ध्यान नहीं। उन्हें उससे जरा भी दिलचस्पी नहीं। उनकी निगाह में उस व्यक्ति का अर्थ केवल इतना ही है कि वह फीस देता है। वह जल्द से जल्द नुस्खा लिखेंगे और दूसरे रोगी को देखने चले जाएंगे। मास्टर साहब पढ़ाने आते हैं, उनका 1 घंटा वक्त बंधा है, घड़ी सामने रख लेते हैं। जैसे ही घंटा पूरा हुआ वह उठ खड़े हुए। लड़के का सबक अधूरा रह गया है तो रह जाए, उनकी वजह से अधिक समय कैसे दे सकते हैं, क्योंकि समय रुपया है। इस धन लोभ ने मनुष्यता और मित्रता का नाम शेष कर डाला है। क्या कह रहे प्रेमचंद? ये जो धन लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, हमारे मन मस्तिष्क पर हावी होती जा रही है, इसने मनुष्यता और मित्रता को समाप्त कर दिया है। पति को पत्नी या लड़कों से बात करने की फुर्सत नहीं। मित्र और संबंधी किस गिनती में है? जितनी देर वह बात करेगा उतनी देर में तो कुछ कमा लेगा। मतलब ये जीवन टेंडेंसी हमारी बन जा रही है कि हम जितना बात करेंगे, जितना हंसी मजाक करेंगे, जितना गपशप करेंगे, उतने में कुछ कमा लेंगे। क्या होगा बात करके? इसके कारण यह हो रही है कि जीवन के जो मुख्य बिंदु है उनसे हमारा ध्यान हट रहा है और केवल हाय धन पैसा, ये चीजें, हाय धन पैसा, ये चीजें कमाने की प्रवृत्ति हमारे बढ़ती चली जा रही है। कुछ कमा लेना ही जीवन की सार्थकता है, शेष सब कुछ समय नाश है, ऐसा लोग समझते हैं। बिना खाए सोए काम नहीं चलता, बेचारा इससे लाचार है और इतना समय नष्ट करना ही पड़ता है। प्रेमचंद व्यंग्य करते हैं कि ये पैसा कमाने वाला जो यंत्र आधुनिक शिक्षा पद्धति ने इस महाजनी सभ्यता में खड़ा कर दिया है कि केवल खाने के लिए और सोने के लिए ही वह शांत रहता है, वरना वह इसे भी उपयोग में, पैसे कमाने के उपयोग में ले लेता। अगले पैराग्राफ में प्रेमचंद कह रहे हैं, आपका कोई मित्र या संबंधी अपने नगर में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है तो समझ लीजिए उसके यहाँ अब आपकी रसाई मुमकिन नहीं, यानी उससे अब संबंध आप नहीं बना सकते। आपको उसके दरे दौलत पर जाकर कार्ड भेजना होगा। उन महाशय को बहुत से काम होंगे, मुश्किल से आपसे 1-2 बातें करेंगे या साफ जवाब दे देंगे कि आज फुर्सत नहीं है। अब वह पैसे के पुजारी हैं, मित्रता और शील संकोच के नाम पर कब की तिलांजलि दे चुके हैं। यानी अगर आपका कोई दोस्त किसी अच्छे फील्ड में आगे बढ़ गया, नाम कमा लिया, पैसे वाला हो गया, तो समझ जाइए कि मित्रता आपकी खत्म हो गई। फिर वह आपकी मित्रता के काबिल नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उससे मुलाकात करने के लिए अब आपको समय लेना पड़ेगा, और वह समय देगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगले पैराग्राफ में समझा रहे हैं उसी बात को प्रेमचंद जी। क्या बता रहे हैं सुनिए। देखिए, आपका कोई दोस्त वकील है और आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं तो उससे किसी प्रकार की सहायता की आशा न रखिए। अगर वह मुरव्वत को गंगा में डुबो नहीं चुका है, यानी दया धर्म को, तो आपसे लेन देन की बात शायद न करेगा, पर आपके मुकदमे की ओर तनिक भी ध्यान न देगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि आप किसी अपरिचित के पास जाएं और उसकी पूरी फीस अदा करें।
ईश्वर न करे कि आज किसी को किसी चीज़ में कमाल हो जाए, फिर उसमें मनुष्यता नाम को न रह जाएगी, उसका एक एक मिनट कीमती हो जाएगा। प्रेमचंद क्या बता रहे हैं कि पहले एक समय होता था कि अगर किसी का किसी चीज़ में नाम हो गया, किसी चीज़ में किसी ने उन्नति कर ली, तो लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते थे, उसके पिता को, पत्नी को, बच्चे को, घर वाले को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को। लेकिन अब का समय कैसा है? अब समय ऐसा है कि लोग ये जान रहे हैं कि अगर कोई किसी चीज़ में, किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में आगे हो गया, कमाल कर गया, तो अब उसके पास समय नहीं रहेगा आपसे बात करने के लिए। अब उसके पास अपनी मित्रता निभाने का समय नहीं रह जाएगा। यही बता रहे प्रेमचंद। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यर्थ की गपशप में समय नष्ट किया जाए, पर यह अर्थ अवश्य है कि धन लिप्सा को इतना न बढ़ने दिया जाए कि वह मनुष्यता, मित्रता, स्नेह, सहानुभूति सबको निकाल बाहर करे। प्रेमचंद यही बता रहे हैं कि पैसा अच्छी चीज़ है, कमाना चाहिए परिवार के लिए, लेकिन पैसे के लिए अपनी मित्रता को, मनुष्यता को, स्नेह, सहानुभूति आदि का तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। क्या करें? इसका कारण क्या है? प्रेमचंद बता रहे कारण। अब इस पैराग्राफ में प्रेमचंद कारण पर प्रकाश डालेंगे। पर आप उस पैसे के गुलाम को बुरा नहीं कह सकते। क्यों? सारी दुनिया जिस प्रवाह में बह रही है वह भी उसी में बह रहा है। मान प्रतिष्ठा सदा से मानवीय आकांक्षाओं का लक्ष्य रहा है। एकदम 100% बात। हर इंसान सम्मान पाना चाहता है, प्रतिष्ठा पाना चाहता है। जब विद्या, कला मान प्रतिष्ठा का साधन थी, उसमें लोग इन्हीं का अर्जन अभ्यास करते थे। यानी जिस समय शिक्षा, कि किसके पास कितनी शिक्षा होगी, कितना ज्ञान होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, कौन कितना जानकारी वाला होगा, यह मान प्रतिष्ठा का आधार थी। उसमें लोग पढ़ते लिखते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, जानकारी प्राप्त करते थे। लेकिन आज है धन का युग, कि अब धन उसका एकमात्र उपाय है। यानी धन ही सफलता की कसौटी मानी जाती है। तब मनुष्य मजबूर है कि एक निष्ठ भाव से उसी की उपासना आराधना करे, अर्थात धन की उपासना आराधना करे। वह कोई साधु, महात्मा, सन्यासी, उदासी नहीं। वह देख रहा है कि उसके पेशे में जो सौभाग्यशाली सफलता की कठिन यात्रा पूरी कर सके हैं, वह उसी राजमार्ग के पथिक थे जिस पर वह खुद चल रहा है। वह क्या समझ रहा है कि वह जिस फील्ड में है उसमें भी वही लोग सफल माने जा रहे हैं दुनिया की नज़रों में जो पैसे कमा चुके हैं, इसीलिए वह भी उसी रास्ते पर निकल पड़ा है। समय धन है एक सफल व्यक्ति का, वह सबको इसी सिद्धांत का अनुसरण करते देखता है, तो उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। ये क्या बता रहे? प्रेमचंद कारण बता रहे हैं समाज में ऐसे लोगों के आगे आने का, जो लोग पैसे को अपना महत्व ज़्यादा देते हैं। इसलिए क्योंकि देखा देखी, एक दूसरे की नकल करके वो देख रहे हैं कि दूसरा आदमी पैसे को महत्व देने के कारण ही आगे है, इसीलिए वह भी पैसे को ज़्यादा महत्व दे रहा है। प्रेमचंद बता रहे हैं कि मान प्रतिष्ठा की लालसा है ना, बता रहे हैं ना कि समय धन है एक सफल व्यक्ति का, वह सबको इसी सिद्धांत का अनुसरण करते देखता है, तो उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। इसमें उसका क्या दोष? मान प्रतिष्ठा की लालसा तो दिल से मिटाई नहीं जा सकती। वह देख रहा है कि जिनके पास दौलत नहीं, और इसलिए नहीं कि उन्होंने वक्त को दौलत नहीं समझा, उनको कोई पूछने वाला नहीं। वह अपने पेशे में उस्ताद है, फिर भी उसकी कोई पूछ नहीं। जिस आदमी में तनिक भी जीवन की आकांक्षा है, वह तो उस उपेक्षा की स्थिति को सहन नहीं कर सकता। उसे तो मुरव्वत, दोस्ती और सौजन्य को धत्ता बतलाकर लक्ष्मी की आराधना में अपने को लीन कर देना होगा, तभी इस देवी का वरदान उसे मिलेगा। और यह कोई इच्छाकृत कार्य नहीं, किंतु सर्वथा बाध्यकारी है। उसके मन की आस्था अपने आप कुछ इस तरह की हो गई है कि उसे धनार्जन के सिवा और किसी काम से लगाव नहीं रहा। यानी हर आदमी धनार्जन की तरफ लगा हुआ है। अगर उसे किसी सभा या व्याख्यान में आधे घंटे बैठना पड़े तो समझ लो वह कैद की घड़ियां काट रहा है। उसकी मानसिक, भावगत और सांस्कृतिक दिलचस्पियां किसी केंद्र बिंदु पर आकर एकत्रित हो गई है। और क्यों न हो, वह देख रहा है। यानी किसी भी आजकल के इंसान को
किसी सभा में आधा घंटा बैठा दिया जाए तो वो परेशान हो जाएगा। क्यों? उसे लगता है उसका समय नष्ट हो रहा है। क्यों? प्रेमचंद बता रहे हैं। और क्यों ना हो, वह देख रहा है कि पैसे के सिवा उसका और कोई अपना नहीं। स्नेही मित्र भी अपनी गरज लेकर ही उसके पास आते हैं। स्वजन संबंधी भी उसके पैसे के पुजारी हैं। वह जानता है कि अगर वह निर्धन होता तो यह जो दोस्तों का जमघट लग रहा है उनमें से एक के भी दर्शन न होते। इन स्वजन संबंधियों में से एक भी पास न फटकता। उसे समाज में अपनी एक हैसियत बनानी है, बुढ़ापे के लिए कुछ बचाना है, लड़कों के लिए कुछ कर जाना है जिससे उन्हें दर दर ठोकने न खानी पड़े। इस निष्ठुर सहानुभूति शून्य दुनिया का उसे पूरा अनुभव है। अपने लड़कों को वह उन कठिन अवस्थाओं में नहीं पड़ने देना चाहता जो सारी आशाओं उमंगों पर पाला गिरा देती है, हिम्मत हौसले को तोड़ कर रख देती है। उसे वे सारी मंजिलें जो एक साथ जीवन के आवश्यक अंग हैं खुद तय करनी होंगी और जीवन को व्यापार के सिद्धांत पर चलाए बिना वह इनमें से एक भी मंजिल पार नहीं कर सकता। यानी वह इंसान जो सब समय पैसे के लिए हाय तौबा मचा रहा है, क्यों कर रहा है? इस क्यों का उत्तर प्रेमचंद इस पैराग्राफ में दे रहे हैं। इसलिए कर रहा है कि ये पैसे कमाने का भूखा इंसान, ये मशीन बन गया इंसान देख रहा है कि हर कोई सिर्फ इसलिए उसकी मित्रता चाह रहा है क्योंकि उसके पास इस समय पैसे हैं। जिस दिन पैसे नहीं होंगे न मित्र होंगे, न परिवार होगा, न दोस्त होगा, न उसका सम्मान होगा। इसलिए वह और भी ज्यादा मशीन बनकर, यंत्र बनकर, एक कठपुतली बनकर पैसे कमाने की तरफ भाग रहा है। प्रेमचंद आगे बताते हैं, इस सभ्यता का दूसरा सिद्धांत बिजनेस इज बिजनेस है, अर्थात व्यवसाय व्यवसाय है। उसमें भावुकता के लिए गुंजाइश नहीं। पुराने जीवन सिद्धांत में वह लठमार साफ गोई नहीं है जो निर्लजता कही जा सकती है और जो इस नवीन सिद्धांत की आत्मा है। जहाँ लेन देन का सवाल है, रुपए पैसे का मामला है, वहाँ न दोस्ती का गुजर है, न मुरव्वत का, न इंसानियत का। बिजनेस में दोस्ती कैसी? ये सिद्धांत देखिए आप, ये बिजनेस में दोस्ती कैसी? हर इंसान जो पैसा को अपना आराध्य समझ रहा है वो दोस्ती को महत्व नहीं देता, बिजनेस को महत्व दे रहा है। प्रेमचंद बताते हैं, जहां किसी ने इस सिद्धांत की आड़ ली और आप लाजवाब हुए, फिर आपकी जुबान नहीं खुल सकती। एक सज्जन जरूरत से लाचार होकर अपने किसी महाजन मित्र के पास जाते हैं और चाहते हैं कि वह उनकी कुछ मदद करे। यह भी आशा रखते हैं कि शायद सूद के दर में वह कुछ रियायत कर दे, पर जब देखते हैं कि वह महानुभाव मेरे साथ भी वही कारोबारी बर्ताव कर रहे हैं तो कुछ रियायत की प्रार्थना करते हैं। मित्रता और घनिष्ठता के आधार पर आंखों में आंसू भरकर बड़े करुण स्वर में कहते हैं, महाशय मैं इस समय बड़ा परेशान हूँ, नहीं तो आपको कष्ट न देता। ईश्वर के लिए मेरे हाल पर रहम कीजिए। समझ लीजिए कि एक पुराने दोस्त, वही बात काट कर आज्ञा के स्वर में फरमाया जाता है, लेकिन जनाब आप बिजनेस इज बिजनेस को भूल जाते हैं। उसी क्षण कातर प्रार्थी पर मानो बम का गोला गिरता है। अब उसके पास कोई तर्क नहीं, कोई दलील नहीं, चुपके से उठकर अपनी राह लेता है या फिर अपने व्यवसाय सिद्धांत के भक्त मित्र की सारी शर्तें कबूल कर लेता है। ये अवस्था हो गई है महाजनी सभ्यता में, पूंजीपति सभ्यता में। ये जो सभ्यता चल रही है कि हम हर काम को बिजनेस के नजरिए से करने लगे हैं। हमारे लिए दोस्ती, परिवार, रिश्तेदारी, इसके कोई महत्व नहीं रह गए हैं। प्रेमचंद कहते हैं महाजनी सभ्यता की ये सीमाएं, ये कमियां इंसानियत को खा रही है, इंसानी जज्बाते को खत्म कर रही है। अगले पैराग्राफ में प्रेमचंद जी बताते हैं, इस महाजनी सभ्यता ने दुनिया में जो नई नीतियां चलाई हैं उनमें सबसे अधिक घातक और रक्त पिपासु यही व्यवसाय वाला सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को कह रहे हैं कि ये सबसे अधिक रक्त पिपासु है, खून पीने वाला है और घातक है, बहुत डेंजर है। मियाँ बीवी में बिजनेस, बाप बेटे में बिजनेस, गुरु शिष्य में बिजनेस, सब मानवीय, आध्यात्मिक और सामाजिक नेह नाते समाप्त। आदमी आदमी के बीच बस कोई लगाव है तो बिजनेस का। लानत है इस बिजनेस पर। प्रेमचंद कहते हैं लानत है इस बिजनेस पर। लड़की अगर दुर्भाग्यवश कुंवारी रह गई और अपनी जीविका का कोई उपाय न निकाल सकी
तो अपने बाप के घर में ही लौंडी बन जाना पड़ता है, नौकरानी बन जाना पड़ता है। ये लड़के लड़कियां सभी घरों में कामकाज करते ही हैं, पर उन्हें कोई टहलुआ नहीं समझता। पर इस महाजनी सभ्यता में लड़की एक खास उम्र के बाद लौंडी और अपने भाइयों की मजदूरनी हो जाती है। लौंडी मतलब नौकरानी टाइप का, यानी उससे सब कोई काम करवाते हैं लेकिन उसको कोई पत्ता नहीं देता। इसका मतलब यह हुआ। पूज्य पिताजी भी अपने पितृभक्त बेटे के टहलुए बन जाते हैं और माँ अपने सपूत की टहलुई। यानी अगर बेटा कमाऊ निकल गया, पैसे वाला है, तो बाप और माँ दोनों उसके गुलाम बनने को तैयार हो जाते हैं। प्रेमचंद कहते हैं ये महाजनी सभ्यता की कमियां हैं। स्वजन संबंधी तो किसी गिनती में नहीं। भाई भी भाई के घर आए तो मेहमान है, अक्सर तो उसे मेहमानी का बिल भी चुकाना पड़ता है। इस सभ्यता की आत्मा है व्यक्तिवाद, जो आप स्वार्थी बनो, सब कुछ अपने लिए। ये स्वार्थी बनाने की सभ्यता है। प्रेमचंद कह रहे कि जो महाजनी सभ्यता जो पूरे संसार को ग्रस रही है, पैसे कमाने की तरफ ये जो लोभी और लालची प्रवृत्ति लोगों की बढ़ रही है, ये लोगों को बहुत ज्यादा निरंकुश बना रही है। अगले पैराग्राफ में प्रेमचंद कहते हैं, पर यहां भी हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। क्लियर कर रहे प्रेमचंद। वही मान प्रतिष्ठा, वही भविष्य की चिंता, वही अपने बाद बीवी बच्चों की गुजर का सवाल, वही नुमाइश और दिखावे की आवश्यकता हर एक की गर्दन पर सवार है, और वह हिल नहीं सकता। वह इस सभ्यता के नीति नियमों का पालन न करे तो उसका भविष्य अंधकार में है। ये जो चीजें हैं ये मध्य वर्ग को परेशान कर रही है। इसीलिए वह पैसे के प्रति अंधाधुंध भाग रहा है। प्रेम मुक्ति बोध की वो लाइन आपने पढ़ी होगी कि पिस गया वह भीतरी और बाहरी, दो पाटों के बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। तो ये दो पाटों के बीच इंसान पिस रहा है, जिसके कारण ये सभ्यता उसका खून चूस रही है। अगले पैराग्राफ में प्रेमचंद बताते हैं, अब तक दुनिया के लिए इस सभ्यता की रीति नीति का अनुसरण करने के सिवा और कोई उपाय न था। उसे झक मारकर उसके आदेशों के सामने सिर झुकाना पड़ता था। महाजन अपने जोम में फूला फिरता था, सारी दुनिया उसके चरणों पर नाक रगड़ रही थी। बादशाह उसका बंदा, वजीर उसके गुलाम, संधि विग्रह की कुंजी उसके हाथ में। दुनिया उसकी महत्वाकांक्षाओं के सामने सिर झुकाए हुए, हर मुल्क में उसका बोलबाला। ये महाजनी सभ्यता का हाल था। लेकिन अगले पैराग्राफ में प्रेमचंद नया सूर्य देखते हैं, एक नई आशा देखते हैं, एक नया उत्साह देखते हैं। क्या कहते हैं, परंतु एक नई सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम में उदय हो रहा है। प्रेमचंद समाजवाद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसने इस नाटकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दी है, जिसका मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है, और जो केवल दूसरों की मेहनत या बाप दादों के जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है, वह पतितम प्राणी है। ये सोच अब आ रही है। उसे राज्य प्रबंधन में राय देने का हक नहीं, और वह नागरिकता के अधिकारों का भी पात्र नहीं। महाजन इस नई लहर से अति उद्विग्न होकर बौखलाया हुआ फिर रहा है। यानी ये जो समाजवादी व्यवस्था अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में पैर पसार रही है, उससे महाजन और पूंजीपति परेशान हैं, और सारी दुनिया के महाजनों की शामिल आवाज इस नई सभ्यता को कोस रही है, यानी इस समाजवादी सभ्यता को कोस रही है, उसे श्राप दे रही है। व्यक्ति स्वातंत्र्य, धर्म विश्वास की स्वाधीनता और अपनी अंतरात्मा के आदेश पर चलने की आज़ादी, वह इन सबको घातक गला घोट देने वाली बता रही है। उस पर नए नए लांछन लगाए जा रहे हैं, नई नई हुर्मतें तराशी जा रही हैं, वह काले से काले रंग में रंगी जा रही है, कुत्सित से कुत्सित रूप में चित्रित की जा रही है। उन सभी साधनों से जो पैसे वालों के लिए सुलभ है, काम लेकर उसके विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है, पर सच्चाई है जो इस सारे अंधकार को चीरकर दुनिया में अपनी ज्योति का उजाला फैला रही है। प्रेमचंद बता रहे हैं कि पूंजीपति और महाजन समाजवाद को कालिख लगाने के लिए, मतलब समाजवाद को नीचा दिखाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाजवाद अपनी गति से निश्चित रूप से आने वाले समय में इस संसार को एक नया उजाला, एक नया प्रकाश, एक नया आवेग दिखाएगा।
अगले पैराग्राफ में प्रेमचंद कहते हैं, निस्संदेह, यानी इसमें कोई संदेह नहीं, इस नई सभ्यता ने व्यक्ति स्वातंत्र के पंजे, नाखून और दांत तोड़ दिए। यानी जो व्यक्ति जो महाजन बनता जा रहा था और अपने पंजे, नाखून, दांत का मतलब अपने हथियारों के कारण, अपनी शोषण करने की प्रवृत्ति के कारण समाज को नुकसान पहुंचा रहा था, समाजवादी व्यवस्था ने उसके इन हथियारों को नुकसान पहुंचाया है। उसके राज्य में अब एक पूंजीपति लाखों मजदूरों का खून पीकर मोटा नहीं हो सकता। उसे अब यह आज़ादी नहीं कि अपने नफे के लिए साधारण आवश्यकता की वस्तुओं के दाम चढ़ा सके, अपने सड़े गले माल की खपत कराने के लिए युद्ध करा दे, गोला बारूद और युद्ध सामग्री बनाकर दुर्बल राष्ट्रों का दमन कराए। अगर इसकी स्वाधीनता है तो निस्संदेह नई सभ्यता में स्वाधीनता नहीं। पर यदि स्वाधीनता का अर्थ यह है कि जन साधारण को हवादार मकान, पुष्टिकर भोजन, साफ सुथरे गांव, मनोरंजन और व्यायाम की सुविधाएं, बिजली के पंखे और रोशनी, सस्ते और सद्य सुलभ न्याय की प्राप्ति हो, तो इस समाज व्यवस्था में जो स्वाधीनता और आज़ादी है वह दुनिया की किसी सभ्यतम कहने वाली जाति को भी सुलभ नहीं। प्रेमचंद कहते हैं कि समाजवाद अगर सचमुच इंसान की जरूरतों के साधन मुहैया कराने में सक्षम हो सकता है तो ऐसी व्यवस्था दुनिया में और कहीं नहीं संभव है। इस समाजवाद का हमें स्वागत करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ अगर पुरोहितों, पादरियों, मुल्लाओं की मुक्तखोर जमात के दम्भमय उपदेशों और अंधविश्वास जनित रूढ़ियों का अनुसरण है तो निस्संदेह वहाँ इस स्वातंत्र का अभाव है। पर धर्म स्वातंत्र का अर्थ यदि लोक सेवा, सहिष्णुता, समाज के लिए व्यक्ति का बलिदान, नेक नियति, शरीर और मन की पवित्रता है तो इस सभ्यता में धर्माचरण की जो स्वाधीनता है और किसी देश को उसके दर्शन भी नहीं हो सकते। यानी समाजवाद में आपको धर्माचरण की भी स्वाधीनता है, इसलिए समाजवाद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इजी है, ज़्यादा अच्छा है। अगले पैराग्राफ में प्रेमचंद बता रहे हैं, जहाँ धन की कमी बेशी के आधार पर असमानता है वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, जोर जबरदस्ती, बेईमानी, झूठे मिथ्या अभियोग, आरोप, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार और सारी दुनिया की बुराइयां अनिवार्य रूप से मौजूद है। जहाँ धन का आधिक्य नहीं, यानी जहाँ धन अधिक नहीं है, अधिकांश मनुष्य एक ही स्थिति में है, वहाँ जलन क्यों हो और जब्र क्यों हो। अर्थात पूंजीवाद में और महाजनी सभ्यता में इसलिए कलह क्लेश बढ़ता है क्योंकि वहां पर धन की असमानता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में धन की समानता होती है, इसलिए क्लेश अधिक नहीं बढ़ने पाता है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि सतीत्व विक्रय क्यों हो और व्यभिचार क्यों हो, झूठे मुकदमे क्यों चले और चोरी डाके की वारदातें क्यों हो। ये सारी बुराइयां तो दौलत की देन है, पैसे की प्रसाद है, महाजनी सभ्यता ने ही इनकी सृष्टि की है। प्रेमचंद कहते हैं कि महाजनी सभ्यता ने ही इन बुराइयों को पाला। क्यों? क्योंकि ये बुराइयां महाजनी सभ्यता का पोषण कर रही थी। लेकिन समाजवादी सभ्यता में क्योंकि सभी के पास समान रूप से धन होगा, समान सुविधाएं, समान व्यवस्थाएं होगी, इसीलिए बुराइयां वहां पर छू भी नहीं पाएंगी, है ना। यही कह रहे हैं कि वही इनको पालती है और वही यह भी चाहती है कि जो दलित, पीड़ित और विजित है वे इसे ईश्वरीय विधान समझकर अपनी स्थिति पर संतुष्ट रहे। यानी महाजनी सभ्यता में ईश्वरीय विधान को तरजीह दी जाती रही है। क्यों? क्योंकि ताकि लोग अपने दुख को ईश्वरीय विधान समझकर चुपचाप पीसते रहे, उस पर आवाज न उठाए। उनकी ओर से तनिक भी विरोध विद्रोह का भाव दिखाया गया तो उनका सिर कुचलने के लिए पुलिस अदालत है, काला पानी है। आप शराब पीकर उसके नशे से नहीं बच सकते, आग लगाकर चाहें कि लपटे न उठे असंभव है। पैसा अपने साथ ये सारी बुराइयां लाता है जिन्होंने दुनिया को नरक बना दिया है। इस पैसा पूजा को मिटा दीजिए, सारी बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी। जड़ न खोदकर केवल फुनगी की पत्तियां तोड़ना बेकार है। प्रेमचंद क्या कह रहे हैं कि छोटे छोटे सुधार करने से कुछ नहीं होगा, इस पूरी पूंजीवादी और महाजनी सभ्यता को ढा दीजिए, इस
समाज में समाजवादी व्यवस्था का निर्माण कीजिए, तब जाकर नए सूर्य का उदय होगा। इस नई सभ्यता यह नई सभ्यता धनाढ़ता को हेय और लज्जाजनक तथा घातक भी समझती है। यहाँ कोई आदमी अमीरी ढंग से रहे तो लोगों की ईर्ष्या का पात्र नहीं होता, बल्कि तुच्छ और हेय समझा जाता है। गहनों से लदकर कोई स्त्री सुंदरी नहीं बनती, घृणा की पात्र बनती। ये समाजवादी व्यवस्था की बात हो रही है। साधारण जन समाज से ऊंचा रहन सहन रखना वहाँ बेहूदगी समझी जाती है। शराब पीकर वहाँ बहका नहीं जा सकता। अधिक मद्यपान वहाँ दोष समझा जाता है, धार्मिक दृष्टि से नहीं किंतु शुद्ध सामाजिक दृष्टि से, क्योंकि शराबखोरी से आदमी में धैर्य और कष्ट सहन, अध्यवसाय और श्रमशीलता का अंत हो जाता है। प्रेमचंद बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि समाजवादी व्यवस्था में इन सारी बुराइयों को हेय समझा जाता है, घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, पतित माना जाता है। हाँ, इस समाज व्यवस्था ने व्यक्ति को स्वाधीनता नहीं दी है कि वह जन साधारण को अपनी महत्वाकांक्षाओं की तृप्ति का साधन बनाए और तरह तरह के बहानों से उनकी मेहनत का फायदा उठाए, या सरकारी पद प्राप्त करके मोटी मोटी रकम उड़ाए और मूछों पर ताव देता फिरे। वहाँ ऊंचे से ऊंचे अधिकारी की तनख्वाह भी उतनी ही है जितनी ये कुशल कारीगर की। प्रेमचंद क्या बता रहे हैं कि समाजवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा कि सरकारी नौकरों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा होगी और मजदूरों और कारीगरों की तनख्वाह बहुत कम होगी, बल्कि लगभग समान रूप से होगी। वह गगनचुंबी प्रसादों में नहीं रहता, 3-4 कमरों में ही उसे गुजर करनी पड़ती है। उसकी श्रीमती जी रानी साहिबा या बेगम बनी हुई स्कूलों में इनाम बांटती नहीं फिरती, बल्कि अक्सर मेहनत मजदूरी या किसी अखबार के दफ्तर में काम करती है। सरकारी पद पाकर वह अपने को लाट साहब नहीं बल्कि जनता का सेवक समझता है। महाजी सभ्यता का प्रेमी इस समाज व्यवस्था को क्यों पसंद करने लगा, जिसमें उसे दूसरों पर हुकूमत जताने के लिए सोने चांदी के ढेर लगाने की सुविधाएं नहीं। पूंजीपति और जमींदार तो इस सभ्यता की कल्पना से ही कांप उठते हैं। उनकी जूड़ी का कारण हम समझ सकते हैं, उनकी परेशानी के कारण समझ सकते हैं, पर जब वे लोग भी उसकी खिल्ली उड़ाने और उस पर फब्तियां कसने लगते हैं जो अनजान में महाजनी सभ्यता समर्थन कर रहे हैं, तो हमें उनकी दास मनोवृत्ति पर हंसी आती है, जिसमें मनुष्यता, आध्यात्मिकता, उच्चता और सौंदर्य बोध है। वह कभी ऐसी समाज व्यवस्था की सराहना नहीं कर सकता जिसकी नींव लोभ, स्वार्थपरता और दुर्बल मनोवृत्ति पर खड़ी हो। ईश्वर ने तुम्हें विद्या और कला की संपत्ति दी है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही है कि उसे जन समाज की सेवा में लगाओ, यह नहीं कि उससे जन समाज पर हुकूमत चलाओ, उसका खून चूसो और उसे उल्लू बनाओ। प्रेमचंद बहुत सुंदर शब्दों में समझा रहे हैं, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग को समझा रहे हैं कि भगवान ने तुम्हें नेक नियामत दी है, तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें सोचने समझने की शक्ति दी है, तो उसका इस्तेमाल जन समाज, जनता, आम आदमी के खुश नियति के लिए करो, अच्छाई के लिए करो, उसके विकास के लिए करो। प्रेमचंद अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेमचंद क्या कर रहे हैं। प्रेमचंद निष्कर्ष दे रहे हैं अपने अंतिम पैराग्राफ में। धन्य है वह सभ्यता, माने इस सभ्यता को प्रेमचंद धन्यवाद दे रहे हैं, उसके आने की कामना कर रहे हैं, भारतवर्ष में उसके लागू होने की शुभकामना दे रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि भारतवर्ष में यह व्यवस्था इस रूप में लागू हो जाएगी कि पूंजीपति और महाजनी सभ्यता का अंत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? धन्य है वह सभ्यता जो मालदारी और व्यक्तिगत संपत्ति का अंत कर रही है, यानी निजी संपत्ति का अंत कर रही है व्यवस्था, और ये धन्य है। और जल्दी या देर से दुनिया उसका पदानुसरण अवश्य करेगी, यानी दुनिया उसके नक्शे कदम पर अवश्य चलेगी। सारी दुनिया में समाजवाद कायम होगा। ये प्रेमचंद का मानना है कि सारी दुनिया में समाजवाद एक दिन आएगा। यह सभ्यता अमुक देश की समाज रचना अथवा धर्म मजहब से मेल नहीं खाती या उस वातावरण के अनुकूल नहीं है। यह तर्क नितांत असंगत है, यानी कोई कहे कि इस देश के साथ यह सभ्यता नहीं मैच करेगी, ये गलत है। ईसाई मजहब का पौधा यरूशलेम में उगा और सारी दुनिया उसके सौरभ से बच गई। बौद्ध धर्म ने उत्तर भारत में जन्म ग्रहण किया और आदि दुनिया ने उसे गुरु दक्षिणा दी। मानव स्वभाव अखिल विश्व में एक जैसा है। प्रेमचंद क्या बता रहे हैं कि चाहे ईसाई धर्म फैला, सभी देशों में समान रूप से फैला, बौद्ध धर्म फैला, सभी देशों में समान रूप से फैला,
ठीक इसी प्रकार ये समाजवाद भी सभी देशों में समान रूप से फैलेगा। प्रेमचंद कह रहे हैं कि मानव स्वभाव अखिल विश्व में एक जैसा ही है। मानव स्वभाव अखिल विश्व में एक जैसा ही है। छोटी मोटी बातों में अंतर हो सकता है, पर मूल स्वरूप की दृष्टि से संपूर्ण मानव जाति में कोई भेद नहीं। यानी सारे मानव जाति मूल स्वरूप में एक है। जो शासन विधान और समाज व्यवस्था एक देश के लिए कल्याणकारी है, वह दूसरे देश के लिए भी हितकर होगी। ये प्रेमचंद का निष्कर्ष है। हाँ, महाजनी सभ्यता और उसके गुर्गे यानी उसके चमचे अपनी शक्ति भर उसका विरोध करेंगे, उसके बारे में भ्रमजनक बातों का प्रचार करेंगे, जनसाधारण को बहकावेंगे, उनकी आंखों में धूल झोंकेंगे, पर जो सत्य है एक न एक दिन उसकी विजय होगी और अवश्य होगी। यानी प्रेमचंद कह रहे हैं कि सत्य यह है कि पूंजीपति सभ्यता, ये पूंजीवादी सभ्यता और महाजनी सभ्यता दुनिया के लिए क्या है, अभिशाप है और इसका अंत होना ही चाहिए। और समाजवादी सभ्यता दुनिया के लिए वरदान है और ये सभी के इस समाज में हमारे इसका आना ही सर्वोत्तम है। तो इस रूप में हम महाजनी सभ्यता का इस रूप में हम अध्ययन किए और इसकी समीक्षा किए। आप सभी इसे पूरा सुने और अच्छी तरीके से पढ़कर 2-3 बार इसको बढ़िया से वीडियो को चलाकर आप अच्छी तरीके से सुने तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस निबंध को समझने में सक्षम हो जाएंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर को आप समझने में सक्षम हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे इस YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि जो लाभ आपको हो रहा है वह लाभ उन्हें भी हो, और लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।